हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी 12th क्लास के जितने भी छात्र छात्रा हैं उन सभी के लिए बायोलॉजी का मॉडल पेपर। हाँ, बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल जो मॉडल पेपर होता है वो जारी कर दिया है। तो ये मैं मॉडल पेपर जो है 1 आपको आज बताऊंगी, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव है, और दूसरे वीडियो में मैं इसका सब्जेक्टिव प्रश्न भी बताऊंगी। वैसे तो आपके सेटअप एग्जाम के अनुसार ऐसा पता लगा है कि आपका ऑब्जेक्टिव है जो कि दुगुना रहने वाला है, फिर भी अभी इस पर चर्चा हो रही है। तब तक के लिए मैं 70 जो आपका जारी किया गया है वो मॉडल पेपर बता रही हूँ। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रोसेस में क्या है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है आपका, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ईस्ट में आपका ये 2 लेसन का प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बुक को अच्छी तरह से स्टडी करना पड़ता है। बुक को स्टडी कीजिएगा तो आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सभी कवर हो जाएगा, आप बना सकते हैं। तो उसमें आप बुक पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि ईस्ट में प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो मुकुलन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए किसके द्वारा, तो मुकुलन के द्वारा होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है ये बताना है। तो अदरक में कायिक प्रवर्धन राइजोम के द्वारा होता है। राइजोम, अगर यहाँ पर राइजोम ना लिखकर प्रकंद लिखे तो आपका राइट प्रकंद भी हो सकता है। तो प्रकंद या राइजोम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। जो भ्रूणपोष होता है एंडोस्पर्म, तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो आप जानते हैं कि उसमें द्विनिषेचन होता है। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें निषेचन की क्रिया होता है, तो उसमें द्विनिषेचन होता है, जिसके कारण क्या होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या त्रिगुणित हो जाते हैं, यानी 3n। ऑप्शन नंबर क्या राइट हुआ, ऑप्शन नंबर सी 3n। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, द्विखंडन किस में पाया जाता है। द्विखंडन की क्रिया किस में पाया जाता है। तो जो उसकी जो है आपका क्या, अमीबा और प्राइमेशियम। अमीबा और प्राइमेशियम में द्विखंडन की क्रिया पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सबसे पहले तो आप लोग ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़िएगा, फिर शांतिपूर्ण बनाकर अपना आंसर प्रकट कीजिएगा, घबराए में नहीं। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन अनप्रजक प्राणी है। अनप्रजक क्या, जो अंडा देते हैं। तो ऑप्शन पढ़िए क्या क्या दिया है, मुर्गी जो कि आपका अंडा देती है, सांप भी अंडे देते हैं, और मगरमच्छ भी अंडा देता है, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, पादपों में यानी पेड़ पौधे में एम्फीबियन यानी क्या होता है, उभयचारी, जो उभय स्थानीय रहते हैं, जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, किससे संबंधित है। पादपों में जो एम्फीबियन है वो किससे संबंधित है, शैवाल से, ब्रायोफाइटस से, या कवक से, या टेरिडोफाइटस से, ये आपको बताना है। इसका राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइटस से। ये आपका एक ग्रुप है आपका प्राणी पादप जगत का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, वायु परागण किस में नहीं होता है। पूछा जा रहा है किस में नहीं होता है, क्या घास में, या फिर मक्का में, या गेहूं में, या सेल्बिया में। बताना है आपको कि किस में नहीं होता है। तो सेल्बिया में वायु परागण नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है आपका इधर 8 नंबर है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका इसमें से कौन है, बताना है इसमें से भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका। तो जो भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका, सेंट्रल नहीं का केंद्र की, ये जो कोशिका होता है जो केंद्र में होता है तो है आपका द्वितीयक केंद्रक। द्विनिषेचन जब होता है तो केंद्रक जो होता है 4 भागों में बढ़ जाता है, जिसमें से 2 से निषेचन होता है, फिर आप याद किए होंगे। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्राकन मुख्यतः है, जो प्राकन होता है वह कैसा होता है, प्राकन क्या होता है, तो वह नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक। ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन है आपका PEG। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, गर्भाशय किससे संबंधित है। तो कोई भी बता सकता है गर्भाशय किससे संबंधित है, तो आपका मादा स्त्री जनन तंत्र से। ऑप्शन नंबर बी मादा या स्त्री जनन तंत्र से गर्भाशय रिलेटेड है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है,
द्विगुणित संरचना है, इसमें से बताना है आपका द्विगुणित संरचना कौन है, क्या अंड है या फिर युग्मनज है या फिर द्वितीय केंद्रक है या ये भी दोनों है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्विगुणित संरचना है आपका युग्मनज, और आपका द्वितीय केंद्रक भी है, लेकिन ये आपका त्रिगुणित हो जाता है जो कि द्विनिषेचन में भाग लेता है। ऑप्शन नंबर फिलहाल यहाँ पर बी राइट होगा, युग्मनज। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित करता है। जो स्पर्म होता है शुक्राणु वह किसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एक क्रोमोसोम से के जो स्राव होता है, एक क्रोमोसोम से जो शुक्राणु होता है उसको जो टोपिनुमा रचना होता है उसके आगे व सिर के पास, तो वो एक क्रोमोसोम का स्राव होता है उसी से करता है। आप शुक्राणु की संरचना के बारे में पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक क्रोमोसोम इनमें से किसका समभाग है। एक क्रोमोसोम किसका समभाग है, शुक्राणु, मानव शुक्राणु के सिर का या मानव शुक्राणु के मध्य भाग का या फिर प्रारंभिक डिंबाणुजन कोशिका का या फिर ब्लास्टोसिस्ट का। तो इसका राइट आंसर होगा एक क्रोमोसोम भाग है मानव शुक्राणु के सिर का, सिर पर पाया जाता है एक टोपिनुमा रचना की तरह। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या, मृत्यु दर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मोर्टेलिटी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर होगा, यहाँ पर इंग्लिश में दिया है मोर्टेलिटी। सो आप बायोलॉजी का एक दो इंग्लिश वर्ड भी जानिए। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी किसे रोकता है, ये सभी मानव जनसंख्या वृद्धि रोकने का उपाय है। कॉपर टी किसे रोकता है, तो इसका राइट आंसर होगा यह रोकता है अंड जनन को। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अंड जनन को रोकता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, स्त्री यानी मनुष्य में कौन से गुणसूत्र होंगे। स्त्री में पूछा जा रहा है कि कौन से गुणसूत्र होगा स्त्री में, तो जानते हैं आपका स्त्री में जो होता है 44 + XX होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगर यहाँ पर पुरुष पूछे तो 44 + XY हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है, बताना है। 21वें गुणसूत्र के जो ट्राइसोमी में जो बीमारी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उसे हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम बोला जाता है जिसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र की संख्या होता है वह 47 हो जाता है। यानी क्या हम जानते हैं कि मानव के गुण में 46 गुणसूत्र पाया जाता है, यानी 23 जोड़ा, लेकिन एक ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है जिससे कि उसमें आनुवांशिक बीमारी हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें 47 हो जाता है। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। पृथक्करण का सिद्धांत दिए थे मेंडल, तो उसे हम दूसरे नाम में क्या बोलते हैं ये बताना है आपको। तो उसे हम बोलते हैं, दूसरा नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, युग्मकों की शुद्धता का नियम। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, ZZ और ZW तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है। ZZ बाटा ZW इस तरह का लिंग निर्धारण किस जीव में देखा गया है बताना है आपको। तो उसको देखा गया है किसमें, तो मोर में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मोर में। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या, आनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया। आनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मेंडल ने। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्त समूह है, यानी सर्वदाता जिसे बोलते हैं कि जो रक्त सभी को दे सकता है, सभी व्यक्तियों को, तो उसे हम बोलते हैं ओ। ब्लड ग्रुप ओ को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, यूरेसिल किससे संबंधित है। यूरेसिल किससे संबंधित है, तो आप जानते हैं कि डीएनए में क्या थायमिन बन पाया जाता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल बन पाया जाता है। तो किससे संबंधित होगा, आरएनए से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आरएनए से संबंधित है क्या, यूरेसिल। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से क्या है। मनुष्य में जो अंधापन आता है तो वो क्यों आता है, किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा यूवी बीटा किरण जो होता है उसका अवशोषण हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य में अंधापन की क्रिया हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 है।
तो इसका क्या आप आधा कर दीजिए, 14 में 2 से भाग दीजिए तो क्या 7 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सी राइट होगा 7। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। ऑपरेंट मॉडल प्रस्तावित किया था। ऑपरेंट मॉडल जिसने दिया था वो कौन से वैज्ञानिक दिए थे? तो ऑपरेंट मॉडल 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। किसने? तो जेकब और मोनोड ने। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जेकब और मोनोड ने। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है? तो डीएनए के पश्चगामी स्ट्रैंड में बनता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी क्या है? तो यह डीएनए का एक खंड है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि डीएनए के जो पीछे वाला भाग होता है, जो आप जानते हैं कि डीएनए की संरचना क्या द्विकुंडली होता है। द्विकुंडली होता है जो पीछे वाला भाग में जब उसमें खंडन होता है लाइगेज एंजाइम के द्वारा, तो वहाँ पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। डीएनए अणु में साइटोसिन की जो संख्या है वह है 18%। तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा आपको बताना है। तो एडेनिन का प्रतिशत होगा आपका 32। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो वो है आपका बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज का है, बैक्टीरियोफाज का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। फिर देखिए इधर है नेक्स्ट प्रश्न आपका। लेक ऑपरेन में कितने सृजनात्मक जीन होते हैं बताना है आपको। लेक ऑपरेन में कितने प्रकार के सृजनात्मक जीन होते हैं? तो इसमें होता है 3। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कौन? तो जेड, वाई और अल्फा होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। ऑस्ट्रेलिया के शिशुधारी प्राणियों के अनुकूली विकिरण में किसका यह उदाहरण है? जो ऑस्ट्रेलिया बताए थे आपको, मेंडल बताए थे कि जो ऑस्ट्रेलिया के शिशुधारी प्राणी हैं तो उसमें जो अनुकूलन होता है वहाँ पर रहने के लिए, अनुकूलन किसे बोलते हैं? वह किसी भी व्यक्ति में एक गुण रहते हैं। जैसे हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ पर हमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ से दूसरे जगह चले जाएंगे तो कुछ हो जाता है, मतलब एलर्जी वगैरह, तो उसे हम बोलते हैं अनुकूलन है। तो यहाँ पर बताना है कि यह किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अभिसारी क्रम विकास। ये मेंडल ने बताया था, अभिसारी क्रम विकास है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। एस एल मिलर किससे संबंधित है? एस एल मिलर वह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से एस एल मिलर ने जो अपना प्रयोग दिया था उसके संदर्भ में बताया था कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ। ये सभी आपका 7th चैप्टर में है, इवोल्यूशन चैप्टर यानी सतत विकास चैप्टर में उसमें बताया गया है। कितने वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग के द्वारा बताया है कि मनुष्य का जन्म धरती पर कैसे, क्यों, कब हुआ, ये सभी बताए हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। इनमें से कौन ऑब्सेसिव अंग का उदाहरण नहीं है बताना है। इसमें से ऑब्सेसिव क्या है? जिसका जो हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, यानी अपेंडिक्स जिसकी संरचना अंगुलीनुमा होती है, आप पढ़े होंगे 10th क्लास में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। एंट अमीबा इनमें से क्या है? जो एंट अमीबा क्या, इससे अमीबिया पेचिस नामक बीमारी हो जाती है एंट अमीबा के कारण। तो यह क्या है एंट अमीबा? तो इसका राइट आंसर क्या? यह एक प्रकार का प्रोटोजुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है। इनमें से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है बताना है कि इनमें से कौन है जो कि जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। तो वो है आपका इन्फ्लुएंजा, जो कि विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा, जिसे हम आम भाषा में फ्लू भी बोलते हैं, फ्लू। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है। तो देखिए एलर्जी आपके शरीर पर जैसे चकता हो जाता है, फूल जाता है, खुजली होता है, यानी तो उसमें जो आपका एक स्राव होता है एक पदार्थ का जिसे हम बोलते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन का स्राव होता है जिसके कारण आपको खुजली होता है या फिर वहाँ पर चकता हो जाता है, ऐसा कुछ देखने की क्रियाएँ मिलती हैं, यानी हिस्टामिन के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, हिस्टामिन रसायन के कारण। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है। HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो जो HIV वायरस जो होता है जिसके कारण एड्स होता है, तो आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो होती है एंटीबॉडीज़ के अंदर होता है टी हेल्पर कोशिका, जो कि हमारे शरीर में किसी अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो HIV क्या करता है? सबसे पहले टी हेल्पर कोशिका को ही नष्ट कर देता है, जिसके कारण क्या हम अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि टी हेल्पर कोशिका पर सबसे पहले आक्रमण करता है HIV टी हेल्पर कोशिका। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसका राइट आंसर होगा। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म होता है।
फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है, बताना है। यौन संचारित रोग तो टाइफाइड तो नहीं है, हैजा भी नहीं है, मलेरिया भी नहीं है, ये सभी मलेरिया आपका प्रोटोजोआ जनित रोग है, टाइफाइड बैक्टीरिया जनित रोग है, हैजा भी है, लेकिन सिफिलिस जो है आपका या गोनेरिया से होता है जो कि आपका विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इससे जो विषाणु के द्वारा होता है उन्हें हम बोलते हैं यौन संचारित रोग। फिर देखिए इसका राइट आंसर डी होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, बिडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए है। बिडाल परीक्षण के द्वारा कौन सी बीमारी को ज्ञात किया जाता है, तो वो है आपका टाइफाइड। टाइफाइड जो कि साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण टाइफाइड होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, मलेरिया रोग फैलता है। मलेरिया रोग किसके कारण फैलता है, तो जानते हैं कि प्रोटोजोआ के कारण तो फैलता है, लेकिन इसमें क्या एक मच्छर की एजेंट भूमिका होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मादा एनोफिलिस मच्छर से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगर मच्छर का चर्चा ना करें, लिख दे प्रोटोजोआ से होते हैं तो प्रोटोजोआ से होगा, या फिर प्लाज्मोडियम लिख दे। कितने प्रकार का आपका ऑब्जेक्टिव घुमा घुमा कर पूछता है, कंफ्यूज कर देता है। सो आप पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, फिर ऑप्शन देखिए और फिर अच्छी तरह से अपना टिक आउट कीजिए। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है, बताना है कि जैव खाद इनमें से कौन नहीं है। क्या ओजोवेक्टर नहीं है, या क्लोस्ट्रीडियम नहीं है, या बेसिलस थ्यूरिजिएंसिस नहीं है, या फिर ओजोला नहीं है, बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिलस थ्यूरिजिएंसिस इसे बोलते हैं। बीटी कपास आप पढ़े होंगे, बीटी कपास जो ये आपका एक जीवाणु है, लेकिन ये आपका जैव खाद नहीं है जिसका आपका खेतों में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है। ताइचुंग तो यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल किस्म है जो कि धान की है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यह धान की किस्म है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन गलत जोड़ी है, बताना है। या क्या आपका नाइट्रोजनी बेस है जो कि डीएनए में पाया जाता है, तो बताना है इसमें कौन गलत जोड़ी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जानते हैं कि आप डीएनए में क्या थायमिन बेस पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल बेस, जो कि एक दूसरे से तो जुड़ नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नांकित किसकी आनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है। तो आम की 1000 से भी ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। आम की विविधता सबसे ज़्यादा है। कितने प्रकार के आम जानते हैं आपका भारत में भी जाता है। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कुक्कुट रोग है, बताना है। इसमें से कुक्कुट रोग तो आप जानते हैं कि कुक्कुट रोग क्या होता है, एक तो रानीखेत जो कि फेमस है, इसके अलावा भी कुक्कुट में होता है टाइफाइड। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसमें से बताइए इनमें से कौन सा एक कुक्कुट रोग है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टाइफाइड। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रायोबायोटिक्स क्या है। प्रायोबायोटिक्स क्या है, बताना है। प्रायोबायोटिक्स क्या है, इसमें बताना है। तो यह एक प्रकार का क्या है, जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक है। प्रायोबायोटिक्स एक प्रकार का भोजन संपूरक है। ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। दूध से दही बनाने में तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला प्रश्न क्या है, पास्चुराइजेशन में गर्म किया जाता है। पास्चुराइजेशन में किसे गर्म किया जाता है, बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, इसमें केवल दूध को गर्म किया जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है। बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, बताना है आपको। बी लिम्फोसाइट का निर्माण तो होता है अस्थि माजा में। अस्थि माजा में होता है, बोन मैरो में। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, जल में ई कोलाई की अधिकता किसके सूचक है। जल में ई कोलाई की अधिकता हो जाती है तो यह आपको क्या इंडिकेट देता है, तो ये बताता है कि वाहित मलजल प्रदूषण होता है। वाहित मलजल प्रदूषण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है, GAATTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का अभिज्ञान है, मतलब यह जो है ना आपका तो प्रतिबंधन एंजाइम का यह संकेत है। तो बताना है कि किस प्रतिबंधन एंजाइम का संकेत है, तो यह है आपका इको आर आई। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला इको आर आई यानी इस्चेरिचिया कोलाई जो जीवाणु है उसका है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंधन एंजाइम
क्यों जाने जाते हैं, बताना है आपको किस रूप में जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। यानी क्यों, तो देखिए एक लाइगेज एंजाइम होता है जो आपका डीएनए को जोड़ने और काटने का काम करता है, इसलिए आणविक कैंची के रूप में ये जाने जाते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, पुनर्योगज डीएनए टीके क्या है। पुनर्योगज डीएनए टीके यह क्या है बताना है। तो यह है आपका इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला प्रश्न क्या है, किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके एलील कहलाते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, किसी भी जनसंख्या में उपस्थित जितने भी जीन हैं और उसके एलील है तो उसे हम बोलते हैं जीन कोश। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है। आप जानते हैं कि सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा किसे तैयार किया गया था, तो तंबाकू के पौधे को ही तैयार किया गया था बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इसके जड़ में क्या पाया जाता है, तो मेला एंडोजेनिक इनकोग्निटा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, इको आर आई एंजाइम का स्रोत है। इको आर आई एंजाइम का स्रोत क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ई कोलाई यानी इसेरिचिया कोलाई। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ये सभी जो जीवाणु है आपका जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही हेल्पफुल है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, जैव संश्लेषित उत्पादों का परिष्कृत तैयार होकर विपणन के लिए भेजे जाने के पूर्व अनुप्रवाह संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए इधर ऑप्शन है आपका, देखिए ऑप्शन है पृथक्करण आता है, शोधन आता है और सी है ए बी दोनों आता है, या फिर इनमें से कोई नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट होगा कि ए बी दोनों, पृथक्करण और शोधन आपका दोनों आता है अनुप्रवाह संसाधन में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्राइजिन बल कृमि से किस फसल को बचाता है। जो क्राइजिन होता है वो बल कृमि एक प्रकार का कीट है जो कि आप नहीं जानते हैं, खेतों में धान की बाली या गेहूं की बाली में लग जाता है, उस सबको बोला जाता है। अनेक प्रकार के तो कीट होते हैं, तो वह कपास को बचाता है। जो क्राइजिन होता है ना वो बाल कृमि से कपास की फसल को बचाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है। बताना है आपको कि प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता का, किसी भी समुदाय में जो पहले उपस्थित थे विभिन्नता उसका उदाहरण है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, मरुद्भिदी अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है। बताना इसमें से कौन सा पौधा है जो कि मरुद्भिदी अनुकूलन का उदाहरण यानी मरुद्भिदी पौधा है, बताना है आपको। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, नागफनी। नागफनी यानी जो भूमि पर उगता है। ऑप्शन नंबर, इसी तरह जलोदविधि, शुष्क विधि, बहुत सारे इस पौधा का नाम है जो कि उसके अनुकूलन आप उगते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला के अंतर्गत होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए 61 का क्या होगा ए। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है। क्या मृदा का है, फिर पौधा का है, या जल का है, या जंतुओं का है। तो जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा क्या, कितना भी जल आप गिराइए सब क्या पृथ्वी के अंदर ही जाता है। बारिश हो या फिर आपके द्वारा यूज किया गया जल या फिर जो नदी नाला होता है आप पृथ्वी में ही तो रहता है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मृदा का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। तो जो आपका ऊर्जा का पिरामिड होता है वह हमेशा सीधा होता है, यानी यह कभी उल्टा नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि ऊर्जा का पिरामिड। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन है। तो देखिए पूरे विश्व भर में 34 पाया जाता है और आपके भारत में इनमें से 3 पाया जाता है, पूर्वी और पश्चिमी जो हिमालय है वो आपका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कि 34 पाया जाता है पूरे विश्व भर में। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, रेड डाटा बुक में किस प्रकार के जीवों की सूची रहती है। तो वो एक ऐसा बुक बनाया गया है जिसमें कि जितने भी जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे तो दुर्लभ प्रजातियाँ यानी जो कि रेयर हो गए हैं, कठिन से मिल रहे हैं,
और फिर विलुप्त यानी जो विलुप्त हो गए हैं जातियाँ, और फिर जो अभी संकट जिन पर मंडरा रहा है, इन सभी का ऑब्जर्वेशन किया जाता है और उस पुस्तक में लिखा जाता है और उस पर ध्यान दिया जाता है, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है, बताना है बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी की बीज बैंक। अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है। जो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा होता है वह किससे बनता है, बताना है। तो वो बनता है आपका ओजोन, ओजोन पर जो आप जानते हैं ओजोन O3 जिसका सूत्र होता है, फिर पैन और एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, बढ़ी हुई त्वचा से कैंसर एवं उच्च उत्परिवर्तन दर का कारण क्या है। तो इसका कारण है ओजोन क्षरण, यानी जो ओजोन परत है उसमें छिद्र हो गया है जिसके कारण व्यक्ति को अनेक प्रकार की हानियां हो रही है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ओजोन क्षरण। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है वह कौन है। प्रदूषण किसके कारण अम्ल वर्षा होता है, तो सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसके कारण आपका NO2 भी होता है, SO2 सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट का, जिसके कारण अम्ल वर्षा होती है। फिर देखिए अब लास्ट है आपका 70, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है। WHO के द्वारा जो ध्वनि प्रदूषण का एक सही मानक दिया गया है तो वह क्या है, तो आप बताएं हेलो कि 20 से 30 डेसिबल की ध्वनि जब मनुष्य सुनते हैं तो स्वस्थ स्थिति में रहता है, लेकिन इससे ज़्यादा सुनता है तो उसकी जो कान की छद्री होती है वो खराब होने लगती है, जिसके कारण उन्हें क्या बीमारियाँ होने लगती हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा कि 20 से 30 डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स मैंने 70 बताया मॉडल पेपर का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी समय से आपके फाइनल एग्जाम में आता है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रश्नों को एक एक करके याद कर जाइए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही कम है। सो आप टाइम वेस्ट ना करें और सभी वीडियो को देखते जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।